नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है और फरवरी 2025 का अंक है, जिसमें दिसंबर 2024 का जो समसामयिक मुद्दे हैं वो दिए गए हैं। इसके कई छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं उनको मैं वीडियो के रूप में आपके समक्ष ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुका हूं। उसी क्रम में आज हम विदेशी व्यापार एवं एफडीआई इस सेक्शन को आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको भी हम बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑलरेडी आपके पास इसके वीडियोस जो है रेगुलरली पहुंच रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो आपके पास नियमित रूप से पहुंचता रहेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। विदेशी व्यापार एवं एफडीआई। भारत में एफडीआई का प्रवाह 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार। भारत ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई प्रवाह में 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे विश्व में जो निवेशक हैं उनकी अब भारत सरकार के प्रति जो है विश्वास बढ़ गया है। वो भारत के बाजार को एक स्थिर बाजार मानते हैं और उनको मालूम है कि भारत की विकास दर अत्यंत तीव्र है और यहाँ पर पैसा बन सकता है, इसलिए वो भारत के बाजार में निवेश कर रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2014 से भारत ने लगभग 667 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है, जो पिछले दशक 2004 से 2014 के तुलना में 119% जो है अधिक है। ये कुछ नहीं है, ये केवल मनमोहन सरकार से जो है इस सरकार की तुलना की गई है। जैसे जैसे समय बढ़ता है स्वाभाविक रूप से जो एफडीआई बढ़ता रहता है, इसलिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं एफडीआई के? तो मॉरिशस के रास्ते जो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आता है वो मॉरिशस के रास्ते आता है। इसके बाद सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड, जापान, यूके, यूएई, कैमन आइलैंड, जर्मनी और साइप्रस इन सब का स्थान है। इनमें कई देश ऐसे हैं जो टैक्स हेवन हैं, तो इस कारण जो बहुत से लोग जो है वहां पर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं इन देशों में और फिर वहीं से जो है पूरे विश्व में निवेश करते हैं। जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, कैमन आइलैंड, साइप्रस, ये सभी टैक्स हेवन है, अर्थात यहाँ पर टैक्स बहुत कम पड़ता है, इसलिए वहां पर बहुत भारी संख्या में कंपनियां अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराती हैं। तो सबसे ज्यादा जो आया है वो मॉरिशस से आया है। इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं निवेश के? तो सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण, विकास, ऑटोमोबाइल, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, यही सब क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में निवेश आया है। अब आइए देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है। जिस एफडीआई की हम बात कर रहे हैं वो है क्या? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ है भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में इक्विटी के माध्यम से निवेश करना या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में जो है इक्विटी पूंजी में 10% या उससे अधिक में निवेश करना। मुख्य रूप से गैर ऋण सृजनकारी पूंजी प्रवाह माना जाता है, अर्थात इसमें ऋण नहीं दिया जाता है, निवेश किया जाता है और उससे लाभ लिया जाता है। भारत में कुछ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र जो है वो 100% एफडीआई के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ लगभग 90% एफडीआई प्रवाह स्वचालित मार्ग से प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत की साख दिनों दिन विदेश में बढ़ती जा रही है और जो विदेशी निवेशक जो कि अभी तक और यूएस और ब्रिटेन, जापान, चीन इन बाजारों में निवेश करते थे, वो भारत की जो बाजार की छलांग है और तेजी को देखते हुए अब भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं और भारत में निवेश कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा फायदा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मिल रहा है। अगला जो पॉइंट है ये है डी डॉलराइजेशन की कोई रणनीति नहीं है, ये आरबीआई गवर्नर का कहना है।
जो अभी तक मुद्दा उठ रहा था, लगातार जो ब्रिक्स देश कह रहे थे कि डॉलर को जो है बाहर कर देंगे विश्व की अर्थव्यवस्था से, तो भारत का जो नजरिया है वो उससे बिल्कुल अलग है। भारत ट्रंप साहब की भी नाराजगी नहीं झेलना चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि भारत किसी और विवाद में पड़े। इसलिए भारत की डी डॉलराइजेशन अर्थात डॉलर से अलग कोई मुद्रा अपनाने की कोई रणनीति नहीं है। 6 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत ने डी डॉलराइजेशन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भारत का जो पहला ध्यान है वो भू राजनीतिक व्यवधानों से घरेलू व्यापार को जोखिम मुक्त करना है। अर्थात जो लगातार उठापटक चल रही है विश्व में, इधर युद्ध उधर युद्ध, इधर टैरिफ वार, उधर हर देश आपस में भिड़ा पड़ा है, उन सब चीजों से जो है हमारा जो घरेलू व्यापार है उसको मुक्त रखना है। ये डी डॉलराइजेशन की बात कहां से शुरू हुई, तो इसका बैकग्राउंड क्या है। तो 20 जनवरी 2025 को जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति जो शपथ लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश और उनके सहयोगी देश कोई ऐसी मुद्रा लाते हैं या उसका समर्थन करते हैं जो अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे सके, तो उस पर वो 100% टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगाना डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है बाएं हाथ का खेल है। कनाडा पे उन्होंने लगाया, मैक्सिको पे लगाया, उसके बाद यू टर्न ले लिया, उनसे कह दिया बातचीत करेंगे, अभी रोक देते हैं। चीन पे 10% टैरिफ लगाया है, जिससे वो नाराज हो जाते हैं। सबसे पहला काम लगाते हैं कि वो टैरिफ लगा देते हैं। उससे फर्क क्या पड़ता है, हाँ बस लोग जान जाते हैं कि ट्रंप साहब नाराज हैं, बाकी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो उन्होंने धमकी दिया है ब्रिक्स देशों को कि अगर उन्होंने डॉलर के अतिरिक्त अन्य किसी मुद्रा में व्यापार किया तो उस पर 100% का टैरिफ लगाएंगे। ये डी डॉलराइजेशन क्या है, इसका उद्देश्य है कि वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करना और किसी अन्य मुद्रा में, जो कॉमन मुद्रा में जो है, व्यवसाय करना। इसमें रुझान क्या है, तो भारत, ब्राजील, रूस, चीन, इंडोनेशिया जैसे देश अमेरिका के जो डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते हैं और आपस में एक दूसरे से स्थानीय मुद्रा में जो है व्यापार शुरू कर दिया है। भारत रूस के साथ रुपए में जो है और रूबल में जो है व्यापार कर रहा है। भारत ने रूस सहित कई देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक साझा ब्रिक्स मुद्रा की संभावना पर भी चर्चा हुई, जिसमें रूस और चीन बहुत आगे थे। भारत ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है नहीं लिया। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर साझा मुद्रा की संभावनाओं के बारे में चर्चा हुई, लेकिन कोई अभी निर्णय नहीं लिया गया है। इनका कहने का मतलब है कि अगर हम कोई ब्रिक्स मुद्रा लाएंगे भी तो उसकी जो लेन देन होगा वो केवल ब्रिक्स देशों में ही आपस में होगा, उसका हम किसी और देश के साथ जो है व्यापार में प्रयोग नहीं करेंगे। इस पर चर्चा हुई है लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ है। चुनौती यह है कि जो ब्रिक्स देश हैं वो यूरो जोन के विपरीत कई कई दूर दूर फैले हुए हैं। जो यूरो मुद्रा आई थी यूरोप की, उसका भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही था, डॉलर को चुनौती देना और हम आपस में जो यूरोप देश हैं वो यूरो में व्यापार कर सकेंगे। लेकिन जो यूरोप था वो एक क्लोज्ड बाउंड्री थी, कुछ आसपास पड़ोसी देशों का समूह था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ब्रिक्स की, तो जहां रूस, चाइना, इंडिया एशिया में है, वहीं इंडोनेशिया है एशिया में लेकिन काफी अलग थलग है, साउथ अफ्रीका तो बहुत दूर है, सऊदी अरब, ये सब चीजें अलग अलग जो है क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इसलिए ये बहुत कम उम्मीद है कि ब्रिक्स जो मुद्रा है वो सफल हो जाएगी। भारत की क्या रणनीति है, भारत भले ही डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना उसने शुरू कर दिया है। अर्थात वो ये भी कह रहा है कि हम कोई नई मुद्रा ब्रिक्स के नाम पे नहीं अपनाएंगे, और लेकिन हम स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे। अर्थात ट्रम्प साहब को नाराज भी नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर अपना काम करते रहेंगे और डॉलर के खिलाफ काम जारी रहेगा। इस प्रकार की रणनीति का उद्देश्य भारत व्यापार को जोखिम मुक्त करना है, क्योंकि एक ही मुद्रा पर निर्भरता जो है उसके उतार चढ़ाव में जो है बहुत समस्या पैदा करती है व्यापार में। आइए एक प्रश्न देखते हैं। जो डी डॉलराइजेशन है, जिसे हिंदी में कहेंगे वी डॉलरीकरण,
यह देशों को अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की अनुमति देता है, जिससे अमेरिकी डॉलर के मूल्य के उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, डॉलर को अचानक त्यागने से घरेलू मुद्राओं को विनिमय दरों में उतार चढ़ाव, महंगे ऋण आदि जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप डॉलर को छोड़ेंगे, वैसे जब नई मुद्रा को अपनाएंगे तो उसमें एक जोखिम यह है कि पता नहीं जितना एफडीआई है वो सब बाहर ना निकल जाए, थोड़ी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल जरूर होगी। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बी आंसर सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए मित्रों, ये जो एफडीआई और विदेशी व्यापार वाला जो टॉपिक था उसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।